आज से तकरीबन 2000 साल पहले जब रोमन एम्पायर का सुनहरा दौर था, आसपास सभी जगह पर उनका राज था। यहाँ तक कि वो यूरोप के ऐसे इलाकों तक पहुँच चुके थे जिसे जीतना मुश्किल था। बर्तानिया के कुछ कबीलों पर भी इनका राज था, क्योंकि वो लोग लड़ना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने रोमांस का साथ दिया। मगर रोमांस बहुत क्रूएल थे। वो हमेशा इन कबीले वालों के साथ बुरा काम किया करते थे। इनके जुल्मों से तंग आकर इनमें से एक कबीले की महारानी रोमांस के खिलाफ खड़ी हुई। एक मजबूत सेना बनाने के लिए उसने आसपास के कुछ कबीलों को अपने साथ इकट्ठा किया। उन कबीले वालों ने उस महारानी को बौद्धिका नाम दिया। आज की कहानी उसी बौद्धिका के बारे में है कि कैसे उसने अपनी शातिर दिमाग और साहस से रोमांस के खिलाफ युद्ध किया। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट जरूर करें। तो मूवी का स्टार्ट 600 एडी से होती है, जहां रोमन सेना बर्तानिया के मोना आइलैंड में रहने वाले ड्रॉइड कबीले के लोगों पर हमला करते हैं। इस कबीले के लोगों का विश्वास था कि एक दिन कोई देवी आएगी जो उन्हें रोमांस से आज़ादी दिलाएगी। उस कबीले के लोग रोमांस के सामने झुकने से मना कर देते हैं, तो सेना इनके 300 लोगों को बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। इसके बाद हमें रोम का सीन दिखाया जाता है, जहां सेनापति पॉलिनस उस टाइम का रोमन राजा नेरो के पास आकर बताता है कि ड्रॉइड कबीले को खत्म कर दिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत से लोगों का मानना है कि कोई देवी उन्हें बचाने आएगी। राजा को इस भविष्यवाणी से डर था कि कहीं कोई औरत उसे हरा ना दे, इसलिए वो आदेश देता है कि यूरोप में कोई भी औरत राज्य संभालने का दावा करे तो उसे खत्म कर दिया जाए। इसके बाद हम बर्तानिया के ईशिनी नामक कबीले को देखते हैं। यहाँ के लोग सुख शांति से रहते हैं और ये सिचुएशन कायम रखने के लिए उन्होंने रोमांस के साथ हाथ मिला लिया था। हालांकि बदले में उन्हें कुछ देना पड़ता था, जैसे कि पैसे, खाना। यहाँ के राजा का नाम था प्रेशुतेगस और रानी बौद्धिका। हालांकि उसे ये नाम बाद में दिया गया था। इनकी 2 बेटियां थी जिन्हें ये बहुत प्यार करते थे। एक दिन राजा को उसका आदमी ब्री आकर बताता है कि इस इलाके के लिए रोमांस एक न्यू मैनेजर भेज रहे हैं जो इन कबीलों को पसंद नहीं करता, मतलब कि वो जो करेगा हमें मानना होगा। इसके बाद रानी अपने दोनों बेटियों को लेकर मार्केट चली गई। रास्ते में इन्हें कुछ लोगों की लाशें नजर आई जिन्हें रोमांस ने बड़ी बेरहमी से मार दिया था, क्योंकि वो ईसाई थे और रोमांस ईसाई लोगों से नफरत करते थे। ये जानकर रानी को बहुत दुख हुआ। आगे मार्केट जाकर इन्हें दूसरे कबीले के कुछ योद्धा मिलते हैं जो रानी को बौद्धिका पुकारते हुए उनके सामने झुक जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से यही वो देवी बौद्धिका है जो इन्हें रोमांस से आज़ादी दिलाएगी। एक सेना इन्हें ऐसा करते हुए देख लेता है और वो रानी को उल्टा सीधा सुनाता है, लेकिन रानी खुद भी हैरान थी। वो बताती है कि मैं इन्हें नहीं पहचानती। तभी उन योद्धा में से कारमिंदा नामी औरत उस सेना का हाथ और सिर काटकर उसे मार देती है। रानी ये देखकर काफी डर गई और बच्चों को लेकर घर वापस आ गई। इस घटना के लिए राजा को रोमांस का एक शर्त फॉलो करना पड़ा कि अब 1 साल के लिए उसकी रानी और बेटियां मार्केट नहीं जा सकते। रानी राजा से पूछती है कि आखिर वो लोग मुझे बौद्धिका क्यों बुला रहे थे, जिस पर राजा जवाब देता है कि शायद तुम्हारे पूर्वजों की वजह से। असल में रानी जिस कबीले से बिलोंग करती है उस कबीले के लोग खतरनाक योद्धा थे। उन्होंने बहुत से जंग जीते थे। उस रात राजा रानी को एक तलवार दिखाते हुए कहता है कि मैंने जब तुमसे शादी की थी तब तुम्हारे पिता ने मुझे ये तलवार दिया था, इसमें जादुई शक्ति है। रानी तलवार हाथ में लेती है तो हम देखते हैं कि वो तलवार रंग बदल रही थी। अगले दिन रोम का वो मैनेजर यहाँ पर आता है। राजा अपने लोगों के साथ उनका बहुत अच्छे से खातिरदारी करता है, लेकिन मैनेजर बार बार इनके लोगों को इंसल्ट करे जा रहा था। राजा भी मजबूर था, वो उन्हें कुछ नहीं कहता। इसलिए उनके जाने के बाद राजा अपने लोगों को समझाता है कि हमें इनके साथ अच्छे से पेश आना होगा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है, हमें तबाह कर सकते हैं। साथ ही राजा ब्री से कहता है कि कुछ लोगों को इकट्ठा करो, आज रात हम कुछ रोमांस को मार देंगे, जिससे मैनेजर को लगे कि यह जगह इतना भी सेफ नहीं है और वो यहाँ से चला जाए। रात को राजा अपने कुछ लोगों को लेकर हमला करने जाता है, लेकिन सुबह लौटकर नहीं आता।
ब्री जब ये खबर रानी को देता है तो वो बिल्कुल टूट जाती है। वो ब्री पर गुस्सा करती है कि तुम अपने राजा का हिफाजत नहीं कर पाए। ब्री चुपचाप वहां से चला जाता है। अब राजा के बाद रानी कमान संभालती है, लेकिन ब्री खुश नहीं लग रहा था। तभी रोमान मैनेजर आता है और उन्हें रोकते हुए कहता है कि रोमान राजा नेरो के आदेश के मुताबिक कोई भी औरत राज नहीं संभाल सकती। वो रानी पर झूठी आरोप लगाता है कि तुमने मुझे रिश्वत देने की कोशिश की, इसलिए तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को गुलामी करना होगा। तुम्हारी सारी जमीन से रोमांस के हुए रानी को पेड़ पर लटका दिया गया, उसे बहुत पीटा गया, गुलामी का निशान लगा दिया गया, मगर कबीले वाले अपनी रानी के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। मैनेजर ये भी बताता है कि तुम्हारे राजा के उस हमले के बारे में हमें ब्री ने पहले ही बता दिया था और हमने राजा को मार दिया, यानी ब्री ने राजा को धोखा दिया। इसके बाद रानी को बंदी बना लिया गया, लेकिन शाम को वही मार्केट वाली कारमिंडा नामी औरत अपने साथियों के साथ रोमान सेना पर हमला करती है और रानी को छुड़ाकर अपने साथ ले जाती है। रानी बहुत जख्मी थी, उन्होंने उसका इलाज किया। होश में आने के बाद रानी अपने बेटियों के बारे में पूछती है तो उसे बताया जाता है कि रोमांस ने उन्हें मार दिया, मगर रानी की हालत बहुत खराब थी, वो उनकी बात समझ नहीं पाती। तभी रानी अपने दोनों बेटियों को देखती है और उन्हें गले लगा लेती है। सैनिकों ने रानी के कुछ दांत तोड़ दिया था, इसलिए कारमिंदा उसे नकली दांत लगा देती है। कुछ दिनों बाद जब रानी ठीक होकर बाहर आती है तो वो अपने दोनों बेटियों को देखती है जो तलवार चलाना सीख रहे थे। असल में उसके दोनों बेटियों को मार दिया गया था। रानी उन्हें हेलुसिनेट कर रही थी, मगर ये बात उसे बाद में समझ आती है। अब वो दोनों रानी को बताते हैं कि यहाँ के लोग उसे अपना देवी मान रहे हैं। उनका मानना है कि रानी उन्हें रोमांस से आज़ादी दिलाएगी। रानी खुद भी ऐसा चाहती थी, इसलिए वो लड़ना सीखती है। कारमिंदा रानी को राजा का वही जादुई बौद्धि का तलवार देती है जो अब टूट गया था। रानी उसे स्वीकार करती है। तभी पास के कबीले का मुखिया उल्फकर अपने सेना के साथ यहाँ आता है। वो रानी को अपना लीडर मानने से मना कर देता है क्योंकि उसे लड़ना भी नहीं आता था। उल्फकर रानी और उसके तलवार का भी मजाक उड़ाता है। वो तलवार को उठाकर सामने की तालाब में फेंक देता है। रानी तालाब में कूद जाती है। बाकी सबको लगता है कि शायद वो वापस ना आए, मगर उसी तलवार को लिए वो पानी से बाहर आई। सब लोग हैरान थे कि वो तलवार अपने आप ठीक कैसे हो गया। सभी उसे सच में देवी मानने लगे और उसके सामने झुक जाते हैं। शाम को एक रिचुअल हुई जिसमें आसपास के कबीले के लोग इकट्ठा होकर रानी को अपना लीडर चुना और उसे बौद्धि का नाम दिया। रानी सबको बताती है कि हम सब मिलकर रोमांस को हमारे देश से निकाल फेंकेंगे। 2 दिन बाद यहाँ से एक रोमान टुकड़ी गुजरने वाली है, हम उस पर हमला करेंगे, मगर उल्फगार सलाह देता है कि हमें पहले छोटी टुकड़ियों पर हमला करना चाहिए। तुम जिनकी बात कर रही हो वो बहुत बड़ी है, हम उनसे हार सकते हैं। मगर तभी वो तलवार उड़ते हुए रानी के हाथ में आ जाती है। सभी ये देख लेते हैं। अब तक जिन्हें रानी पर विश्वास नहीं था वो भी उसे देवी समझते हुए अपना लीडर मान लेते हैं। लेकिन उल्फकर कहता है कि मैं अपने लोगों को मौत के मुंह में नहीं ढकेल सकता, जिस पर रानी कहती है कि ठीक है, मैं अकेले ही लड़ूंगी। अगले दिन रानी अपने कुछ साथियों को लेकर जंगल में उस जगह पर गई जहां उन्हें रोमांस पर हमला करना था। वो अभी भी अपनी बेटियों को हेलुसिनेट कर रही थी। उसे पता था कि जिस जंग में वो उतरी है उसमें वो मारी जाएगी, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटती। उल्फगार भी अपना इरादा बदल लेता है और अपने सैनिकों के साथ रानी की मदद करने आता है। 2 दिन बाद जब रोमान सेना जंगल में से गुजर रहे थे तो रानी इनके सामने आई। ब्री जो कि अब रोमान सैनिक बन चुका था, वो और मैनेजर रानी को पहचान नहीं पाते, तो रानी उन्हें याद दिलाती है कि वो कौन है। इतने में वो तलवार अपने आप रानी के हाथ में आ जाती है और वो मैनेजर को मार देती है। उसके सेना भी रोमांस पर हमला करते हैं। सभी रोमांस को मार दिया जाता है। रानी जो लड़ना नहीं जानती थी वो अपना पहला युद्ध जीत जाती है और अंत में गद्दार ब्री को भी अपने हाथों से मार देती है। सभी रोमांस का सिर काटकर लटका दिया जाता है। शाम को एक रिचुअल होती है जिसमें रानी को मैनेजर का खून पिलाया जाता है, क्योंकि दुश्मन का खून पीने के बाद ही वो लोग खुद को योद्धा बुलाते थे।
उल्फगर रानी को सीड्यूस करने की कोशिश करता है, मगर रानी उसे मना करते हुए कहती है कि मैं सिर्फ अपने राजा से प्यार करती हूँ। फिर एक बुजुर्ग औरत रानी को कहती है कि तुम्हारे किस्मत में मौत लिखी है, लेकिन इससे पहले तुम कुछ जीत हासिल करोगी। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हारी बेटियां मर चुकी हैं, तुम्हें जो नजर आते हैं वो बस तुम्हारे दिमाग का हेलुसिनेशन है। मगर रानी ये बात स्वीकार करने को तैयार नहीं थी। लेकिन जब वो अपने परिवार के साथ बिताए अच्छे पलों को याद करने लगी तो उसे समझ आया। अगली सुबह वो बाहर आकर उल्फकार से पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी बेटियां नजर आ रही है। उल्फकार कहता है कि नहीं, ये बस तुम्हारे दिमाग में है। सच जानकर रानी बहुत रोई, यहाँ तक कि बीमार हो गई। अभी तक उसे उसके बच्चे नजर आ रहे थे, उसे पता था कि ये सच नहीं है। कुछ दिनों बाद रानी अपने सेना लिए कमेलो नामी टाउन पर हमला करती है, जहाँ पहले आम लोग रहते थे। लेकिन बाद में रोमांस ने उन्हें मार दिया और अब यहाँ पर बस रोमांस सेना रहते हैं। रानी और उसके लोग यहाँ पर हमला करके एक एक रोमांस को चुन चुन के मारते हैं और जंग जीतने के बाद टाउन को आग लगा देते हैं। अगले दिन रानी नींद से जागकर बाहर आकर देखती है कि उसके सेना अपने चेहरे पर वो निशान बना रहे थे जो रोमांस ने रानी के चेहरे पर बना दिया था गुलामी के लिए। रानी के पूछने पर उल्फकार बताता है कि आज से हम लोग आपके गुलाम हैं। कुछ दिनों बाद ये लोग फिर से एक रोमान टुकड़ी पर हमला करके उन्हें हरा देते हैं। इनकी पावर बढ़ती जा रही थी। इसके बाद ये लोग लंदन की बंदरगाह पर हमला करते हैं और हजारों रोमांस को मार देते हैं, उनके घर जला देते हैं। उन्हें किसी भी हाल पर आज़ादी चाहिए थी। रोमन राजा नेरो, जो कि एक कम उम्र का लड़का था, उस भविष्यवाणी को सच होता हुआ देखकर खुदकुशी कर लेता है, क्योंकि वो कोई योद्धा नहीं था, बस एक मामूली संगीतकार था। उसके मरते ही सेनापति अकेला रोमन कमान अपने हाथ में ले लेता है और बौद्धिका पर हमले की तैयारी करता है। राजा की मौत की खबर बर्तानिया तक पहुंच गई। उन्हें पता था कि रोमन सेना बदला लेने आएंगे, इसलिए रानी हमले की तैयारी करती है। मगर उल्फकार उसे समझाता है कि सर्दियां आने वाली है, हमें उत्तर की ओर जाना चाहिए। विंटर के बाद हम और सेना लिए वापस आकर उन पर हमला करेंगे। अगर अभी हमला किया तो हम हार सकते हैं, क्योंकि रोमन सेना अभी अलर्ट हो चुके हैं। मगर रानी पीछे हटने से मना कर देती है, तो उल्फकार कहता है कि मैं अपने सेना लिए यहाँ से जाने वाला हूँ। अगली सुबह रानी अपने कुछ ही सैनिकों के साथ रोमन सेना का सामना करती है, मगर रोमन सेना हमले के लिए पहले से ही तैयार थे। वो झाड़ियों में छुपकर इन पे हमला करते हैं और बड़ी आसानी से रानी के सैनिकों को मार देते हैं। रानी अपने बेटियों से मदद मांगती है, मगर वो कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वो तो बस रानी की हेलुसिनेशन थी। रानी अकेली ही उनका सामना करती है। तभी उल्फगार अपनी सेना लिए रानी की मदद करने आता है। वो बहुत से रोमांस को मार देते हैं। रानी की बेटियां उसे बताती है कि आप कुछ भी कर लो माँ, अंत में आपको हमारे पास ही आना है। इससे रानी की ध्यान भटक गई और एक तीर आकर उसे लग जाती है। रोमांस उसे घेर लेते हैं और तलवार से उसे मार देते हैं। आखिरी टाइम में रानी बौद्धिका अपने परिवार के साथ बिताए खूबसूरत लम्हों को याद करती है और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। एंड में दिखाया जाता है कि आज भी लंदन में बौद्धिका और उसकी बेटियों का स्टैचू है। आज भी उसे इज्जत के साथ देखा जाता है और इसी के साथ मूवी खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।